हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है और इस वीडियो में आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट मिलने वाला है कि रियलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले इस पूरे वीडियोस की एक एक बात को आपको नोट डाउन करना है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, एज अ थ्योरी भी आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज भी यहाँ से आते हैं। ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, गुडविल, डेटर, इनकी जो भी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, हर एक बात इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो करें स्टार्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं पूरा बेसिक कंसेप्ट ऑफ डी सॉल्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले डी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। डी सॉल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाउंड अप डिसॉल्व्ड। दुकान बंद। जब हमारा बिजनेस बंद हो जाए, हमारी दुकान बंद हो जाए, हमें कंटिन्यू फर्म में लॉस हो रहा है और हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमें अपना बिजनेस बंद करना है, तो उसे कहते हैं डी सॉल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है। अब डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म अलग होता है और डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होती है। ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये भी। एक होता है फर्म का डिसॉल्व होना बेटा, जब दुकान बंद हो गई है ना। मान लीजिए ए, बी, सी और डी, टोटल 4 पार्टनर्स हैं। डी ने कहा कि भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, ये अनसाउंड माइंड हो गया है ना, पागल हो गया, या ये कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, कोई भी रीजन से ये चला गया। तो ए, बी, सी तो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे ना, वो तो बंद नहीं करेंगे। तो ये होता है डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? एग्रीमेंट जो 4 लोगों के बीच में था, वो अब अग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में हो जाएगा? 3 लोगों के बीच में। जो हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? एडमिशन में है ना, रिटायरमेंट में, रिकंस्टिट्यूट, जब हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। कहने का मतलब हम हमारे एग्रीमेंट को तोड़कर नया एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वो कहलाता है डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जहां पे हम सिर्फ रेशियो चेंज कर रहे हैं, या एक नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, या पुराने पार्टनर की डेथ हो गई, लेकिन बाकी लोग अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सिर्फ फर्म में पार्टनरशिप खत्म हुई है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। अकाउंट्स ऑफ बुक्स आर नॉट क्लोज, अभी किताबें बंद नहीं हुई है, बिजनेस अपना कंटिन्यू चल रहा है, वो कहलाता है डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो आप करके आए हैं हम लोग, डेथ और रिटायरमेंट, एडमिशन। लास्ट चैप्टर ये हुआ कि डी के बाद ए, बी, सी ने भी डिसाइड कर लिया कि भाई अब बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन लोगों ने अपनी फर्म को बंद कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज कर दिए। तो जहां पे फर्म बंद हो गई, बिजनेस में सबके रिलेशनशिप खत्म हो गए, दुकान आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, खाते बंद, जितनी भी संपत्तियां थी, एसेट्स थी, सब सोल्ड आउट कर दिया, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया, एक्सपेंसेस जो थे बाहरी वालों के सबके पेमेंट कर दिए और काम खत्म कर दिया, उसे कहते हैं डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। अब आती है बात डी सॉल्यूशन ऑफ फर्म के मोड्स क्या है, कितने कितने तरीके से डी सॉल्यूशन हो सकती है। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपस में सभी लोगों ने तय कर लिया, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है, अ फर्म में बी डिसॉल्व when all the partners agreed for it dissolution। जब सारे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हमें बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना है, हम फर्म को बंद कर रहे हैं। सेकेंड, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, when all the partners or all the partners except one became insolvent।
ऑल द पार्टनर्स, एक को छोड़कर, वन बिकेम इंसॉल्वेंट, है ना। एक को छोड़कर अगर 3 हैं तो भाई ये दोनों डिसॉल्व हो, इंसॉल्वेंट हो गए। अब एक अकेला क्या करेगा, तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। When business of the firm become unlawful, आप कोई ऐसी चीजें बना रहे हो जो पहले तो लॉफुल थी बट अब वो काम करना इलीगल हो गया। जैसे मान लीजिए आप पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन आप बनाते थे, आपकी फैक्ट्री थी, अचानक रूल आया कि पॉलीथीन बैन है, अब पॉलीथीन का आप आगे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपको अपनी फर्म बंद करनी होगी, क्योंकि अब यदि आप करेंगे पॉलीथीन बनाएंगे तो वो गलत होगा, है ना। तो आपको अपना फर्म क्या करनी पड़ेगी, क्लोज। नेक्स्ट, बाय नोटिस, पार्टनरशिप is at will, the firm may be dissolved by any partner giving notice in writing to all other partner of his intention to dissolve the firm. सेक्शन 43, ये भी याद रखना इसमें। सेक्शन 43 के अंतर्गत एक पार्टनर ने रिटर्न में नोटिस दे दिया कि बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, तो नोटिस के द्वारा हम अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व। नेक्स्ट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कौन सा इवेंट होने पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है, एक्सपायरी ऑफ द टर्म, है ना। हमने 1 साल के लिए पार्टनरशिप की थी कि 1 साल तक हम काम करने वाले हैं और 1 साल के बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे, पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, सपोज कीजिए हम लोगों ने ये ब्रिज बनाने के लिए पार्टनरशिप की थी, जब ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, है ना। हमने कोई मेला है जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने पार्टनरशिप की थी, जब तक मेला स्टार्ट है ठीक है, और जैसे ही मेला खत्म हुआ हमने पार्टनरशिप खत्म कर दी। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, इफ द पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द फर्म, हमने डिसाइड किया था कि भाई हम सब मिलकर काम करेंगे, यदि एक भी पार्टनर चला जाएगा तो हम फर्म को बंद कर देंगे। अब सडनली एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म बंद हो जाएगी। ऑन एजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, ऑन एजुडिकेशन मतलब क्या हुआ, एक पार्टनर है, मतलब जिसको लीगल ये डिसाइड कर दिया गया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है ना। तो जब लीगली किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिसाइड कर दिया गया है कि भाई ये दिवालिया हो गया है, अब इसके पास पैसा नहीं है, बैंकरप्ट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें फर्म को क्या करना होगा, क्लोज। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि भाई फर्म को बंद करो। कब, जब कोई वही पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, है ना, जिसको उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो काम करने के लायक नहीं है, और पार्टनर्स बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, वो लगातार काम नहीं कर पा रहा है, उसकी ड्यूटीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप आपकी दुकान बंद कर दीजिए। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट which is likely to adversely affect the business of the firm, किसी पार्टनर ने कोई गलत काम किया हो, मिसकंडक्ट किया हो, इसके कारण पूरी फर्म पे गलत इफेक्ट आ रहा है ना, तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई फर्म डिसॉल्व कीजिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच प्रेजेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, अब ये ब्रीच परसेंटली का मतलब क्या हुआ, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को तोड़ दिया हमने, मतलब कि भाई किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा था, बट जैसे कि किसी ने कैपिटल की बात हुई है इतनी कि वो बिजनेस में से कैपिटल नहीं निकाल सकता, या ऐसा कोई हमने रूल लिखा हो और उसने वो रूल तोड़ दिया हो, या फिर उनके आपस में झगड़े हो गए हो और उन्होंने सोचा था कि मेजॉरिटी से हम डिसीजन ले लेंगे, बट 2 पार्टनर्स ने खुद ही डिसीजन लेके वर्क कर लिया हो, तो इस तरह से यदि अग्रीमेंट टूट गया हो तो फिर कोर्ट भी इंटरफेयर करके कहेगा कि भाई आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एज लॉस, कंटिन्यू आपको लॉस हो रहा है ना, और फिर फर्म ने देखा कि भाई ये पूरा घाटे में चल रहा है, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फर्म डिसॉल्व कर दो। तो बेटा ये भी आपको याद करना है
कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि चलिए ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, अब कैसे काम करेंगे, क्या होगा। तो बेटा जी यहाँ पर टोटल 3 अकाउंट्स बनाने होंगे हमें। फर्स्ट हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं वसूली खाता। हमें यहाँ पे वसूली करना है, किन चीजों की वसूली। अब देखिए हमें हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जो एक्सटर्नल्स हैं, बाहर वाले लोग हैं, उनको पेमेंट तो करना होगा। तो हम उन्हें पेमेंट कहाँ से करेंगे, तो हमारी जितनी भी असेट्स हैं हम उन्हें सोल्ड करेंगे, बेचेंगे। यदि मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आप उस शॉप को बंद करना चाहते हैं, तो शॉप में जितना भी सामान आपके पास रखा हुआ है ना, शोकेस हुए, फर्नीचर हुआ, सामान हुआ, आप सब बेचोगे ना, क्योंकि अब दुकान तो बंद करनी है। तो आप उन सबको बेचकर पैसा लाओगे और उस पैसे से आपके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक का लोन है, जो भी है आप पेमेंट करोगे। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। अभी मैं बनाना बता रही हूं आपको कि रियलाइजेशन कैसे बनेगा। सेकंड पे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्वेश्चन में पार्टनर्स की भी कैपिटल है, ये इंटरनल होते हैं, पार्टनर्स ने भी बिजनेस में पैसा लगाया है, पार्टनर्स के भी रिजर्व हैं, है ना। तो वो सारी चीजें कहाँ लिखी जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और लास्ट कैश या फिर बैंक। लास्ट में बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जितनी एसेट्स थी वो तो हमने बेच दी ना, अब तो बिजनेस खत्म हो रहा है, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं सारे, तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। जो भी पार्टनर्स ने जितना पैसा मतलब लगाया था, जो भी उनका रिजर्व है, सब कुछ उनको करके उनका फाइनली सेटलमेंट कर देंगे। जितना पैसा था जो बचा है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में कैश, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना कितना कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आया और हमने क्या क्या पेमेंट किया। लास्ट में कैश एट बैंक जब भी आप बनाएंगे, आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, क्योंकि जितना पैसा आपके पास आया होगा आपने उतना ही तो क्या किया होगा, पेमेंट, है ना। तो ये कैश अकाउंट में हमें सिर्फ केवल क्या करना है, लेजर पोस्टिंग हम जैसे करते हैं ना, कि जितने भी कैश आए हैं वो सारे लिखने हैं। 2 लिखा है, 2 कैश, तो यहाँ सारे बाय में चले जाएंगे। अभी सब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने वाली हूँ। इसके अलावा 2 तरह के लोन होते हैं, एक एक्सटर्नल लोन, जैसे पार्टनर की बीवी, पार्टनर का दोस्त, पार्टनर का भाई, बैंक, ये एक्सटर्नल होते हैं। तो इन लोगों का हम रियलाइजेशन में ही लिखते हैं। लेकिन यदि पार्टनर्स का लोन हुआ, किसका हुआ, पार्टनर्स का लोन, एज लोन, बीस लोन, है ना, तो वो उसका भी हम अकाउंट मेंशन करते हैं, बनाते हैं। तो टोटल तो वैसे कितने बनेंगे, 3। और यदि क्वेश्चन में पार्टनर का होगा तो हम अलग से पार्टनर का भी बनाएंगे। तो चलो देखें हम लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। चलें, तो अब हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है। सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब हमें अपनी असेट्स को बेचना है और लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। टोटल 4 बातें हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सी हमारे पास एसेट्स है, सबसे पहले तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखना है, उतारना है बैलेंस शीट में से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा बेटा, बैलेंस शीट। और आपको लायबिलिटीज दी होंगी, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल, एक रिजर्व और एक अलग से क्रेडिटर्स, बैंक लोन, है ना, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो होंगे। ऐसा क्वेश्चन में दिया होगा। अब 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। यदि या तो नहीं समझ में आता तो भाई बैलेंस शीट में सारी असेट्स इस तरफ लिखी होती हैं, ठीक है। तो जब इसे आप नोट डाउन करेंगे तो अपोजिट साइड, मतलब असेट्स इधर लिखी है तो इधर। अब ऐसा क्यों,
क्योंकि जितनी भी असेट्स लिखी होती हैं, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, है ना। इसलिए ये डेबिट साइड है रियलाइजेशन की। तो हम यहां लिखेंगे टू ऑल एसेट्स, जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, गुडविल भी यहीं आएगी रियलाइजेशन में, ध्यान देना। बाकी तो आपको सब रहेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सारी एसेट्स लिखेंगे आप। किसे छोड़कर? कैश या बैंक को। क्यों? क्योंकि भाई कैश को वो तो ऑलरेडी आपके पास है, आपको उसको तो सेल करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए कैश और बैंक, या फिर एसेट साइड में कोई फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा हो, P&L लिखा हो, तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम जो बैलेंस शीट में गुडविल दी होती है उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन रियलाइजेशन में, अभी मैं ये नोट्स आपको लिखवाने वाली हूं सारे, कुछ 8-10 पॉइंट्स के, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो गुडविल हमें यहाँ पे एसेट्स की तरह ट्रीट करना है, ना कि राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो हमने अपनी जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स दी हैं वो सारी हमने इधर नोट डाउन कर ली, ठीक है। फिर बाय ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अच्छा, एक और बात, डेटर्स, है ना। डेटर्स भी हम यहां लिखेंगे, लेकिन यहां जो डेटर्स लिखेंगे तो ऐसा बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे हुए होते हैं आपके कि डेटर्स हैं 50,000 लेस प्रोविजन ऑन डेटर्स। ऐसा लिखा होता है कि 50,000 में से 5,000 के डेटर्स प्रोविजंस के हैं और बाहर 45,000। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, आपको यहाँ पे जो डेटर्स लिखने हैं वो ये अंदर ग्रॉस वैल्यू ये लिखना है। हमेशा आपको इधर डेटर्स की कौन सी वैल्यू लिखनी है? ग्रॉस वैल्यू, ये ध्यान रखना। और इसका जो प्रोविजन ऑन डेटर्स है इसे हम बाय साइड में शो करते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे हम लिखते हैं प्रोविजन ऑन डेटर्स। इसके अलावा लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स हुए, बिल्स पेबल, बैंक का लोन या अदर पार्टी का लोन, है ना, ये सब इधर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले असेट्स इस तरफ लिख दी और जितनी भी लाइबिलिटीज थी इस तरफ लिख दी। अब इन असेट्स को क्या किया जाएगा? सेल, या तो सेल या कोई पार्टनर्स भी हो सकता है कि भाई फर्नीचर कहा पार्टनर ने कि ये चेयर मैं ले जाता हूं, इसके बदले में मैं पैसे दे दूंगा। बिल्डिंग है तो किसी पार्टनर ने बिल्डिंग रख ली। तो दो कंडीशंस होंगी बेटा, या तो हम, अच्छा क्वेश्चन में कैश लिखा हो बैलेंस शीट में तो हर जगह कैश लिखेंगे। अगर बैलेंस शीट में बैंक लिखा है तो हर जगह क्या लिखाएंगे? बैंक। तो मैं अभी बैंक से लिखती हूं कि हमने बैंक, जो आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है, ये खुद ही कहेंगे, है ना, कि इस एसेट्स को इतने में बेचा, इस एसेट्स को 10% लेस में बेचा, 15% प्रॉफिट पे बेचा। आपको बस वो एसेट्स लिख देनी है। यहाँ पे आपको जो एसेट्स रियलाइज्ड हुई है वो सारी यहाँ पे लिख देनी है 1 बाय। मैम यदि यहाँ पे कोई एसेट्स का रियलाइज नहीं दिया है तो हमें खुद करना पड़ेगा, हम बताएंगे अभी क्वेश्चंस में। फिर यदि मान लीजिए किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ली है तो फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल करके उसका नाम लिखेंगे। जैसे ए टेकन स्टॉक, ए ने क्या टेक किया? स्टॉक टेकन किया, तो बाय एस कैपिटल, है ना। बी इज टेकन बाय फर्नीचर, बी ने क्या टेकन कर लिया? फर्नीचर, तो बाय बीस कैपिटल। यदि कोई पार्टनर एसेट्स टेक कर लेता है, एसेट्स को ले लेता है, तो हम उसका नाम लिखेंगे। बस ये दो ही बात ध्यान रखनी है। अब इस तरफ आ जाते हैं, तो इन सब का इधर हो गया। अब ये लायबिलिटी बची तो इनका इधर हो गया।
प्रोविजन ऑन डेटर्स का कुछ नहीं करना है। किसका पेमेंट होगा? क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन, अदर जो है, टू बैंक अकाउंट। जैसा जैसा इन्होंने कहा कि क्रेडिटर का कितना पेमेंट हुआ है, बिल का कितना पेमेंट हुआ है, बैंक लोन का, और यदि इन्होंने नहीं मेंशन किया है तो भी जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनका पेमेंट करना कंपलसरी है, हम करेंगे। फिर इसके अलावा यहां पे भी यदि मान लीजिए बैंक लोन का पेमेंट कोई पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर्स के नाम से लिखना। जैसा इधर या तो एसेट्स बेची जाएंगी या एसेट्स को पार्टनर लेगा, वैसे ही लायबिलिटी का या तो पेमेंट होगा या लायबिलिटी पार्टनर्स लेगा। अब इसके बाद और क्या बचेगा भाई? कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जिसका पेमेंट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन फर्म ने पेमेंट किया है। फर्म यदि कोई भी एक्सपेंसेस करेगा डिसॉल्यूशन से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, जो भी फर्म के पास से पैसे जाएंगे तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है, कुछ भी यदि फर्म के पास से पैसे जाएंगे तो फर्म उसको बैंक करके लिखेगा। इसी का अपोजिट यदि फर्म के पास कोई अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था, अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, उसको बेचने से फर्म को 400 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, यदि पैसा आएगा तो इस तरफ नॉमिनल अकाउंट, पैसे जाएंगे आएंगे, है ना। रियलाइजेशन क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो भाई जब भी फर्म के पास पैसे आए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट है इसलिए इधर, और जब पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक। बस बेटा इतना सा ही करना है। ये लायबिलिटी का पेमेंट हो गया। असेट्स यहां से इधर उतारी, लायबिलिटी इधर उतारी, फिर जितनी असेट्स हैं उन सब का पेमेंट और लायबिलिटी का पेमेंट। उसके बाद हमें दोनों तरफ का टोटल करना है। यदि हमारी असेट्स इधर का टोटल बड़ा हो और बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आया तो हम लिखेंगे बाय लॉस। ए और बी जितने भी पार्टनर है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस निकालना तो हमको आता ही, हमने पूरी पार्टनरशिप की है। और यदि इधर का बड़ा हो, इस तरफ बैलेंस आएगा तो क्या करके लिखेंगे? टू प्रॉफिट। यहां एक ही रेशियो होगा, है ना, यहां कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं है, एक ही रेशियो है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? अब आता है पार्टनर्स कैपिटल, जो आप शुरू से बनाते हुए आ रहे हो। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल। फिर जो भी रिजर्व है ना, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आईएफआर हो, अभी इनके पॉइंट्स लिखवा रही हूं, कंडीशन समझा रही हूं कि किस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस कंडीशन में रियलाइजेशन में आएंगे। अभी नीचे चार्ट बना के बता रही हूं, वो लिख देंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड आ जाएगा बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, कौन सा? ये वाला। यदि लॉस हुआ रियलाइजेशन में तो टू रियलाइजेशन लॉस करके इस साइड लिख देंगे। और यदि किसी पार्टनर्स ने इधर कोई चीज लिखी है टू ए तो उधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। इधर बाय कुछ करके लिखा है तो टू में कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखें, लेजर पोस्टिंग टू करके यदि कोई पार्टनर का नाम लिखा है कि टू एस कैपिटल, ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन ए केस में। ठीक है, ये मैं आपको जब अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। अब इनका टोटल करते हैं और फिर टोटल में से माइनस करते हैं और फिर जो भी आएगा उसको टू बैंक या फिर ये बैलेंस, जरूरी नहीं है टू बैंक ही आए, बाय बैंक या बाय कैश भी आ सकता है। बैलेंस निकालना है, ए और बी की साइड को प्लस करके माइनस करना है। इधर आया तो टू बैंक या बाय बैंक इधर टू कैश। क्या बैलेंस सीडी नहीं लिखना है? क्यों? क्योंकि फर्म कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर रही है, बंद हो रही है। जब फर्म कंटिन्यू आगे बिजनेस करती है तो हम बैलेंस निकालते हैं और बैलेंस शीट में ले जाते हैं। यहां तो आपने सारी असेट्स को सोल्ड करके लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया है
है ना। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लास्ट में टू या बाई साइड, उसको कैश या बैंक करके लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा यदि कोई पार्टनर हुआ और पार्टनर का लोन हुआ, सपोज करें एज लोन, तो आप छोटा सा पार्टनर्स का लोन बनाएंगे, किसका, ए का। अब जब आप लोन बनाएंगे ना बेटा, तो लोन लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस इस तरफ लिखा होता है, तो आप लोन इधर उतारना बाय बैलेंस बीडी, और उस लोन का पेमेंट कर देना टू बैंक अकाउंट, बस फिलहाल इतना। और इसमें कंडीशंस आएंगी तब समझेंगे। पार्टनर का लोन है बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक। लास्ट में आएगा हमारा कौन सा अकाउंट, बैंक या फिर कैश। सबसे पहले बैंक का असेट्स होती है, बैलेंस डेबिट होगा, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कौन सा, जो हमने बैलेंस शीट में कैश या बैंक छोड़ा है असेट साइड में, सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर उसके बाद बेटा यहां से अपन देखेंगे टू बैंक, टू बैंक, तो जितने भी ये टू बैंक है, मतलब जो पैसे गए हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन करके। क्या करके लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। हम जर्नल एंट्री से भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट जल्दी जल्दी हमें करना हो तो भैया ये टू बैंक लिखा हुआ है तो बाय रियलाइजेशन लिख देंगे, और इधर बाय बैंक लिखा है तो टू रियलाइजेशन कर देंगे। ऐसा क्यों मैम, भाई जब फर्म के पास पैसा आया तो फर्म ने जर्नल एंट्री बनाई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब कोई असेट सोल्ड करेंगे, फर्म के पास पैसे आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने किसका नाम लिखा, बाय बैंक लेजर। और जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक कहाँ है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगी टू रियलाइजेशन। रूल्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है। टू बैंक है तो बाय साइड लिख देना, और बाय बैंक हो तो टू साइड लिख देना। इसके अलावा यहाँ पे भी टू बैंक होगा, तो यदि टू में है तो कहाँ लिखोगे, बाय में। ये टू साइड, ये बाय साइड, किसका नाम, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, ठीक है। और इधर बाय बैंक हुआ तो इधर, और देखो यहाँ पे भी टू बैंक है तो वापस से बाय साइड, बाय एज लोन। मतलब जिसके अकाउंट से हम बैंक को यहां ट्रांसफर करते हैं उसका नाम लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट से बैंक पहुंचाए तो रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल से बैंक पहुंचाया तो पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, बैंक लोन। लास्ट में यहां पे यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन सही है। कितने अकाउंट बनते हैं, तीन, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक। पार्टनर्स लोन तब बनेगा जब कोई पार्टनर का लोन क्वेश्चन में दिया हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। अभी सिर्फ यदि आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो ऐसा लगेगा अरे ये तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। अगर आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ किया है ना तो ये बहुत इजी लगेगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वो समझाती हूँ आपको। चलो, तो हमने रियलाइजेशन देख लिया, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, कैश। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो और छोटी पर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो यहां भी समझा रही हूं, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बाद में जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे तो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले WCR है ना, क्या होता है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, नो इंफॉर्मेशन या नो क्लेम, तो हम WCR को कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
किस साइड, बाय साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बाय WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक, यदि WCR है कितने का, 10,000 का, और क्लेम हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया 8,000 का, फिर हम इसको रियलाइजेशन में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना, तो रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी देखो इस तरह से कुछ। WCR कितने का है, 10,000, जिसमें से क्लेम कितने का हुआ, 8 का। तो जितने का क्लेम हुआ वो कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन में, और जितने बचे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लीजिए इक्वल रेशियो है तो कुछ इस तरह से, समझ में आई बात। WCR कितने का था, 10 का, तो रियलाइजेशन में क्लेम के कितने जाएंगे, 8,000। तो यहां मैं लिखूंगी बाय WCR 8,000, और इसका पेमेंट हो गया टू बैंक 8,000। मतलब 8,000 का WCR का तो क्लेम हो गया, पेमेंट हो गया, और बचे जो ये 2,000 हैं ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे बाय WCR। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से समझें, WCR यदि दिया है और क्लेम भी हुआ है तो जितना क्लेम हुआ है वो यहां लिखना, उसका पेमेंट करना टू साइड में, और बाकी जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि WCR भी 10 का हो और क्लेम भी 10,000 का ही हुआ हो तो फिर बाय WCR भी 10 और टू बैंक भी 10, फिर पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब हम लोगों ने अलग से सीखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन यहां क्या है कि बैलेंस शीट नहीं बन रही है ना, इसलिए जो भी है हमें सब यही करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, कोई क्लेम नहीं हो, तो WCR को डायरेक्ट कहां बांट देना, पार्टनर्स में, बस इतनी सी बात। यदि रिजर्व के साथ क्लेम हो तो फिर रियलाइजेशन में लिख देना रिजर्व और जितने का क्लेम है, और जो बचेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और यदि रिजर्व और क्लेम दोनों सेम हो तो फिर पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है बताओ, यदि WCR 10 का है और क्लेम 12,000 का हो गया तो फिर डायरेक्ट रियलाइजेशन में आप लिख देना क्या, WCR, ठीक है, कितने का है WCR, 10,000 और क्लेम 12, ठीक है। रिजर्व 10 का है लेकिन पेमेंट कितने का हो रहा है, 12,000, तो 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो हम वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे लॉस, यहाँ पे वो अपने आप सेटअप हो जाएगा, पार्टनर्स लास्ट में दे देंगे। तो ये 4 कंडीशन है, अच्छे से सुन लीजिए। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना, यदि रिजर्व और क्लेम हो तो रिजर्व और क्लेम यहां लिखना, जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों बराबर होंगे तो रियलाइजेशन में चले जाएंगे। यदि रिजर्व ज्यादा हो क्लेम कम हो तो जितने का रिजर्व है वो इधर लिखना, जितने का क्लेम है वो इधर लिखना। घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चंस में जैसे जैसे आएगा फिर से समझाऊंगी। एक और चीज ध्यान रखते हैं, IFR क्या होता है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बेटा, उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये अपन किसके लिए बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। तो यदि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपको दिया है, यदि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट यदि आपको दिया है
तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में इस तरफ इन्वेस्टमेंट उतारेंगे क्योंकि एसेट्स है, और इस तरफ आईएफआर भी उतारेंगे। बस यदि बैलेंस शीट में क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया है, ध्यान से सुन लेना, इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में टू ऑल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को हम नोट डाउन करेंगे और साथ में इधर आईएफआर भी लिखेंगे। पेमेंट कुछ नहीं, वो लास्ट में सब पार्टनर्स में हो जाएगा, सिर्फ लिखना है। और यदि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ना हो, बैलेंस शीट में नहीं हो, तो फिर आईएफआर डायरेक्ट कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दो कंडीशन है, यदि इन्वेस्टमेंट दिया हो तो इन्वेस्टमेंट और आईएफआर रियलाइजेशन में लिखे जाएंगे। यदि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिया है तो आईएफआर सिर्फ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रियलाइजेशन में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा ईपीएफ वाली बात भी ध्यान रखना। ये होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसको कुछ बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉइज का है, उनका पीएफ का पैसा है, तो ये रियलाइजेशन में बाय साइड लिखा भी जाएगा और हम इसका टू साइड पेमेंट भी करेंगे। ईपीएफ शो भी होता है और ईपीएफ का पेमेंट भी होता है। गुडविल एज अ ट्रीट ऑफ एसेट्स करते हैं। अच्छा, एक और चीज आती है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, इसकी भी एक कंडीशंस होती हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। वो जब आप जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आपको एक चार्ट बना के मैं समझाने वाली हूं। फिलहाल इतना है कि डिसॉल्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलाइजेशन में हम क्या करके लिखते हैं? टू बैंक। ठीक है, इतना हमें अभी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा होच पहुंच हो जाएगा, फिर हम अगर उसको भी जाएंगे तो डिसॉल्यूशन के एक्सपेंसेस हमें टू बैंक करके लिखने हैं। जब वो कंडीशंस आएंगी तब मैं आपको उसका भी चार्ट बना के समझाऊंगी। आई होप आपको डिसॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होता है, क्या चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगी, तो आप इनको सुन लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अब लाइन से जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पक्का वादा है, प्रॉमिस है कि आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको पूरी पार्टनरशिप मैंने सिखाई है वैसे इस चैप्टर को भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। नए व्यूवर्स हैं, यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।